हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन का जो पेपर आया हुआ है 2016 में इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जो 1 नंबर के आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले। तो पहला प्रश्न है आपका कि गद्य और पद दोनों में रचित वेद है। मतलब ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य में भी लिखा गया है और पद में भी लिखा गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद है आपका, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है। तो सही आंसर होगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद जो वेद है ये आपका गद्य में भी लिखा गया है और पद में भी लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद होगा। काफ़ी पहले ये लिखा गया था। और जो बाकी 3 वेद हैं ये उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। ठीक है, सामवेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये काफ़ी लेट लिखे गए थे उससे। सामवेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा वेद है जिससे संगीत की उत्पत्ति हुई है। तो सामवेद है जिससे संगीत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और जादू टोना वगैरह जो भी हैं चीज़ें ये अथर्ववेद से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है। मतलब कौन से उपनिषद से ये लिया गया है सत्यमेव जयते। कंठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से या ऋग्वेद से। तो देखिए जो सत्यमेव जयते वाक्य है ये हमारा लिया गया है मुंडको उपनिषद से। याद रखिएगा, सेकंड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ठीक है। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते जो वाक्य है, आदर्श वाक्य हमारा, वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध की गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने जो भी काम किए उसे किसी न किसी नाम से हम जानते हैं। तो देखिए जो गृह त्याग इन्होंने किया था ये जाना गया महाभिनिष्क्रमण से। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। जो इन्होंने गृह त्याग किया वो कहलाया गया महाभिनिष्क्रमण। और जो महापरिनिर्वाण है, जब इन्होंने शरीर का त्याग किया वो चीज़ कहलाई आपका महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा। और इन्होंने जो पहला वो दिया था उपदेश, तो जिनका जो पहला उपदेश था वो कहलाया था धर्मचक्र परिवर्तन। याद रखिएगा, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया था जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्याहवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो स्याहवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। शैव धर्म के, बौद्ध धर्म के, भागवत धर्म के या जैन धर्म के। तो इसका सही आंसर होगा आपका जैन धर्म। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से या वैष्णव धर्म से। तो याद रखिएगा जो श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर से मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर से मतलब होता है जो कपड़े नहीं पहनते। ठीक है, वस्त्र नहीं पहनते, वो दिगंबर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है। धर्मेतर साहित्य से मतलब होता है कि ऐसा साहित्य जो किसी रिलीजन से नहीं जुड़ा है, मतलब किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो धर्मेतर साहित्य कहलाता है। राजतरंगिणी, जातक कथा, महाभारत या रामायण। तो याद रखिएगा जो आपका रामायण है ये हिंदू धर्म से जुड़ा है, महाभारत भी हिंदू धर्म से जुड़ा है, जातक कथाएं आपकी जो भी हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, लेकिन राजतरंगिणी किसी से नहीं जुड़ा है। ठीक है, किसी धर्म से नहीं जुड़ा है, तो राजतरंगिणी इसका सही आंसर है। राजतरंगिणी धर्मेतर साहित्य है। याद रखिएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो कौन सा स्थल ऐसा था जहाँ से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। कालीबंगा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। तो देखिए जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति थी ये आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है, कालीबंगा जो है जो प्रेजेंट टाइम में राजस्थान है, इसे पहले हम लोग कालीबंगा के नाम से जानते थे। ठीक है, यहाँ पे जोते हुए खेतों के साइन मिले हैं। ठीक है, जोते हुए खेत हैं, और जो चन्हूदड़ो है यहाँ पे मनके का कारखाना मिला है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर या प्रधान देशांतर पर। तो याद रखिए ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है आपकी प्रधान देशांतर पर। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह या पुच्छल तारा। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, कौन से खगोलीय पिंड है जो चक्कर लगाते हैं। तो ये लगाते हैं आपके ग्रह। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर। याद रखिए इसमें इंग्लिश में नाम दे दिए हैं, तो आपको इंग्लिश में भी नाम याद करने हैं। जो भी 9 ग्रह हैं आपके, 8 ग्रह हैं, उन सभी के नाम आपको इंग्लिश में भी याद होने चाहिए ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जब पेपर में आए। तो याद रखिएगा सबसे दूर ग्रह पूछा है, प्लूटो पहले ग्रह था
ठीक है, तो पहले के हिसाब से तो ये क्वेश्चन ठीक था, इसमें आंसर प्लूटो हो जाता, लेकिन प्लूटो को अब ग्रह की स्थिति से हटा दिया गया है। अब हमारे पास 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह में सबसे दूर ग्रह स्थित है आपका नेपच्यून। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके, दिन और रात होने का कारण पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, जो परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है, जो घूर्णन होता है इसे परिभ्रमण भी कहते हैं हम। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, इसकी वजह से मौसम परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जो हमारे विश्व में जो भी मौसम परिवर्तन होता है हमारी पृथ्वी पर, वो सारा इसी वजह से होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, कि अपने अक्ष पे घूम रही इसलिए दिन और रात होता है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 0 डिग्री, 0 डिग्री से कहते हैं, अक्षांश को कहते हैं और किस नाम से जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश को? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक वृत्त? तो देखिए, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया है। अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं। ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं और हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सी है आपकी? तो भूमध्य रेखा, जिसे हम लोग इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर लाइन भी इसी को कहते हैं, भूमध्य रेखा भी इसी को कहते हैं। तो यही है आपकी 0 डिग्री अक्षांश। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? तो देखिए, भूमध्य रेखा पर इसमें पूछा गया कि सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं। पहला ऑप्शन आपका 23 सितंबर को, दूसरा है 21 मार्च को, थर्ड है 21 जून को, या 25 दिसंबर को। तो याद रखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं आपकी 23 सितंबर को। ठीक है, तो 23 सितंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए? तो देखिए, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर? तो संविधान सभा के जो आपके स्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। याद रखिए, अगर प्रश्न में पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, तो याद रखिए जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि सिर्फ एक दिन के लिए बनाए गए थे क्योंकि काफ़ी एज थी इनकी, इसलिए। तो ऑब्जेक्टिव जो आपके 15 आते हैं क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कि लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने कर के विषय में क्या घोषणा की थी? देखिए, अशोक का एक अभिलेख था जो लुम्बिनी से प्राप्त हुआ था हमें, और उसमें कर के संबंध में उन्होंने कुछ घोषणा की थी, उसके बारे में पूछा गया है। देखिए, लुम्बिनी में जो अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है उसे हम लोग रुम्नीदेही अभिलेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? तो रुम्नीदेही अभिलेख के नाम से जानते हैं। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। ब्राह्मी लिपि को हम लोग हमेशा बाएं से दाएं की ओर पढ़ते हैं। और इसमें लिखा क्या था? तो इसमें लिखा था कि सम्राट अशोक जो थे, जब इनका राज्याभिषेक हुआ था उसके 20 वर्ष बाद ये क्या हुआ था, ये लुम्बिनी आए थे। और उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर अर्चना की थी, मतलब पूजा वूजा की थी, क्योंकि यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का यहाँ पे जन्म हुआ था। उनकी जन्मस्थली है लुम्बिनी, इसलिए उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर आकर पूजा पाठ किया। और उन्होंने क्या किया, रुम्नीदेही में एक बड़ी सी दीवार बनवाई और एक प्रस्तर स्थापित किया। मतलब प्रस्तर स्तंभ से मतलब है कि प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, प्रस्तर मीन्स, तो यहाँ पे पत्थर का एक स्तंभ स्थापित कराया था और बड़ी सी दीवार बनवाई थी। और इस अभिलेख पर यह लिखा था कि लुम्बिनी गांव के जितने भी लोग हैं उनका धार्मिक कर माफ़ कर दिया गया था। मतलब जो भी धार्मिक कर पहले लगता था इन लोगों के ऊपर, उसे माफ़ कर दिया गया और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय कर दिया गया। मतलब जितनी भी इनकी इनकम थी या जो भी मालगुजारी इन्हें मिलती थी, तो उसका पहले 1/6 हिस्सा लेते थे कर, लेकिन बाद में क्या हुआ, ऐसे 1/8 कर दिया गया, मतलब कम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। आप चाहें तो डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं या थोड़ा उनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले विदेशी यात्री थे आपके, जान लेते हैं। एक आए थे फायान, ये चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो भारत आए थे। और ये आए किसके समय में थे? तो उस समय गुप्त शासन चल रहा था। ठीक है, गुप्त वंश का साम्राज्य था उस समय, और चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये उस टाइम शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके टाइम पे ये भारत आए थे और इन्होंने उस समय की जो भारत की स्थिति थी, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति, इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, तो पहले फायान हो गए और दूसरे हेनसांग, ये भी चीनी बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, ये किसके समय में आए थे? तो ये आए थे हर्षवर्धन के समय में, और ये तीर्थयात्रियों के राजकुमार के नाम से फेमस थे। ठीक है, तो क्या कहते थे ना, तीर्थयात्रियों का राजकुमार। ठीक है, इस नाम से ये फेमस थे।
और ये क्यों आए थे भारत में, तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन के लिए आए थे। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी टाइम ये भारत में रहे, काफ़ी वर्ष, और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, तो एक फ़ाहियान हो गए, दूसरे हिंसांग हो गए। आप चाहें तो अलबरूनी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के समय में आया था वो अलबरूनी। इब्न बतूता का नाम ले सकते हैं, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तो काफ़ी यात्री आए हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो पाषाण युग के बारे में आप सभी जानते होंगे। पाषाण काल जो था उसे 3 भागों में बांटा गया था। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। देखिए, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, याद रखिएगा, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और इसे प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया था। तो देखिए, जो पुरापाषाण काल है, इसका जो टाइम पीरियड था वो 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। मध्यपाषाण काल है, इसका जो टाइम है वो है 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व। और जो नवपाषाण काल है, जिसमें पहिए की खोज हुई थी, ये है आपका 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। तो देखिए, ये टाइम पीरियड है। अगर पूछा जाता है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, और 3 भाग आप लिख दीजिएगा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। इनका टाइम पीरियड लिख देना। ठीक है, तो इतना काफ़ी रहेगा इसके बारे में। नवपाषाण काल में याद रखिएगा कि आग का प्रयोग करना आया था इंसान को, और पहिए की खोज हुई थी इसमें नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल में जो थे वो आदिवासी पाए जाते थे, और वो क्या करते थे, खाली शिकार करते थे जानवरों का। किससे करते थे, तो पत्थर के औजार थे उनके। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ, धीरे धीरे वो वृक्षों की छालों को पहनने लग गए थे। तो जो पुरापाषाण काल है वो मानव की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। तो याद रखिएगा जो पाषाण काल था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईसवी पूर्व का अर्थ बताइए। ठीक है, तो ईसवी पूर्व का अर्थ पूछा है। याद रखिए, जब भी हम ईसवी या ईसा पूर्व की बात करते हैं तो हम लोग एक कैलेंडर को फॉलो करते हैं जिसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या होता है कि जो ईसवी होता है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को दर्शाता है, और जो ईसवी पूर्व जिसमें लिखा होता है वो उनके वर्ष के पूर्व के वर्षों को दिखाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लिखा है कि 10 ईस्वी का मतलब है, अगर 10 ईस्वी कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब ये है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके 10 वर्ष बाद का समय। लेकिन अगर ईस्वी में पूर्व भी लग गया, ठीक है, 10 ईस्वी पूर्व लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। ठीक है, अगर ईस्वी लिखा है तो जन्म के बाद की बात हो रही है, और ईस्वी पूर्व लिखा है तो जन्म से उतने समय पहले की बात हो रही है। एग्जाम्पल देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लिखा है कि 345 ईस्वी पूर्व में हुआ है। मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 345 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु लिखी कि 297 ईस्वी पूर्व में हुई है। मतलब इनकी मृत्यु कब हुई है, 297 साल पहले हुई है ईसा मसीह के जन्म से। तो ये चीज़ दर्शाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी हम एज निकालते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जो ईस्वी पूर्व दिया जाता है तो उसमें जो टाइम होता है वो उल्टा चलता है। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, नहीं तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि सिकंदर का जब टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सिकंदर पहले मर गया आके। ठीक है, पहले मर गया था, उसके बाद वो भारत आया। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है क्योंकि हम लोग इसी पूर्व की बात कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम बताइए। तो एक सप्त सैंधव प्रदेश था, इसके अंदर जो जो नदियाँ आती हैं उनके बारे में लिखना है। तो सप्त सैंधव प्रदेश तथा सप्त सिंधु आर्य लोगों का प्रारंभिक निवास स्थान माना जाता है। वेदों में गंगा, गोदावरी, यमुना, सिंधु, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा आदि प्रमुख नदियों का उल्लेख है। तो देखिए, सप्त सैंधव प्रदेश उस प्रदेश को कहते हैं जहाँ पे सबसे पहले आर्य आए थे, और इस स्थान को हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इनमें किस किस नदियों का उल्लेख है, तो गंगा का है, गोदावरी का है, सरस्वती का है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सरस्वती नदी है क्योंकि इसके किनारे ही ज़्यादातर ये सभ्यता विकसित हुई थी। प्रमुख नदियाँ कौन सी हो जाएंगी, गंगा, गोदावरी, यमुना, सिंधु, सरस्वती। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे। तो देखिए, 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व के दौरान 16 महाजनपद थे जिनका उल्लेख इसमें मिलता है। तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र, ठीक है, इनमें मिलता है। याद रखिए पहले तो कि बौद्ध साहित्य कौन सा है, तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य है, और जैन साहित्य है आपका भगवती सूत्र। तो इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और इनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो थे वो थे मगध, वत्स, अवंती और कौशल। ठीक है, तो 4 सबसे इंपॉर्टेंट थे आपके, मगध, वत्स, अवंती और कौशल। इन चारों में मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। और मगध इतना शक्तिशाली क्यों था, तो उसके कई रीज़न हैं। पहले तो ये कि लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया जाता जहाँ मगध था। दूसरा क्या था कि ये मैदानी क्षेत्र में स्थित था, जो गंगा है और यमुना है इनसे घिरा हुआ एरिया था इसका, तो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था। और तीसरा था कि हाथियों का यूज इन्होंने सबसे पहले किया था युद्ध में,
ठीक है, इससे पहले कोई हाथी का यूज़ नहीं करता था युद्ध में, इन्होंने सबसे पहले किया, जिसकी वजह से मगध सबसे शक्तिशाली था इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में पूछा है कि ये किस जगह पाए जाते हैं। तो हमारे सौर मंडल में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, उनमें से ज़्यादातर क्षुद्र ग्रह हैं वो मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। यह मुख्य क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट है वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो अगर सिंपल है कि अगर पूछा जाए क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो जो आपका बृहस्पति ग्रह है और मंगल ग्रह, इन दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तारा किसे कहते हैं। पूछा गया है कि तारा किसे कहते हैं। तो देखिए, तारा जो होता है वो अंतरिक्ष में चमकता हुआ एक बहुत ही बड़ा खगोलीय पिंड है, जिसके चारों ओर ग्रह और उपग्रह परिक्रमा करते हैं। ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और ग्रहों को गर्मी और प्रकाश प्रदान करते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, ये खगोलीय पिंड हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, इनके चारों ओर ग्रह होते हैं और जो उपग्रह होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये क्या करते हैं, तो ग्रह जो होते हैं उन्हें गर्मी और प्रकाश प्रदान करते हैं। तारे सौरमंडल का मुख्य पिंड होते हैं, जिसके चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। हमारे सौरमंडल के तारे का नाम सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है। अगर क्वेश्चन में आता है कि सूर्य क्या है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो याद रखिए सूर्य एक तारा है। और याद रखिएगा कि तारे का जो रंग होता है वो ऊष्मा का परिचायक होता है। आपने देखा कुछ नीले ग्रह होते हैं, नीले तारे होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ पीले होते हैं, तो ये सब ऊष्मा के परिचायक हैं कि किसमें कितनी ऊष्मा बची हुई है। तारों में अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। इनके ऊष्मा का जो स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया, और यही सूर्य में भी होती है। ठीक है, ऊष्मा का स्रोत। तारों में अपार मात्रा में हाइड्रोजन होता है तथा यह तारों का ईंधन होता है। जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि तारों में ऊष्मा और प्रकाश क्यों होता है या उसमें उसकी ऊष्मा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्र ग्रहण की स्थिति का चित्र बनाइए। तो आपको चंद्र ग्रहण दिखाना है, ठीक है, चित्र बनाकर। तो देखिए, ये चंद्र ग्रहण का चित्र है, चाहे तो इसे याद कर लीजिएगा और सूर्य ग्रहण का भी याद कर लीजिएगा। चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, सूर्य तो अपनी जगह स्थित है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। और होता क्या है, जो सूर्य होता है तो इसकी जब रोशनी जाती है पृथ्वी पर पड़ती है, तो पृथ्वी के ठीक पीछे चंद्रमा है, तो पृथ्वी की जो छाया होती है वो चांद के ऊपर पड़ती है, तो चांद पूरा गायब हो जाता है। ठीक है, उस पर छाया पड़ती है, तो वो ऐसी स्थिति कहलाती है आपकी चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण कहलाती है। और ये उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा जो लिखा है आपका, ये छाया है, जो छाया पड़ती है। जैसे सूर्य के ठीक पीछे जो गहरी छाया होती है उसे उम्ब्रा कहते हैं, और जो हल्की छाया होती है उसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मकर रेखा किसे कहते हैं। तो याद रखिए, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है, मतलब ठीक ऊपर। यह रेखा पृथ्वी की दक्षिणतम अक्षांश रेखा है। इस रेखा की स्थिति स्थायी नहीं होती, इससे समय अनुसार परिवर्तन आता रहता है। मकर रेखा 5 प्रमुख जो अक्षांश रेखाएं हैं उनमें से एक है, जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। उत्तरी गोलार्ध में मकर रेखा को ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार दक्षिण गोलार्ध में कर्क रेखा। याद रखिए, जैसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, वैसी दक्षिणी गोलार्ध में आपकी मकर रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। और क्या है कि मकर रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई एक अक्षांश रेखा है। मकर रेखा पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होने वाली 5 अक्षांश रेखाओं में से एक रेखा है। ठीक है, तो याद रखिए मकर रेखा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है, और यह जो काल्पनिक रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो ये सभी आप जानते हैं, आप खुद लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं। तो देखिए, भारत के जो द्वीप समूह हैं इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है, और बंगाल की खाड़ी में आपका स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 ही द्वीप समूह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे राष्ट्रध्वज का ऊपर से नीचे रंगों का क्रम बताइए। ठीक है, तो देखिए 3 रंग होते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। इन तीनों रंगों का अपना विशेष महत्व है और मतलब है। केसरिया को साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। जो सफ़ेद रंग है उसे शांति और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है, जबकि हरा को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। और जो सफ़ेद पट्टी में गहरे नीले रंग की जो चक्र होता है, ठीक है, जिसमें 24 नीली तीलियाँ होती हैं, और यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखिए, ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है ग्राम प्रधान। याद रखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आराम से इतना ही लिख दीजिए, काफ़ी।
इसके बाद आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए 2 नंबर के ये प्रश्न होते हैं, तो आपको कम से कम आधे पेज के तो आंसर इनके लिखने हैं, ठीक है। तो इन सभी को अच्छे से आपको पढ़ना है, इनके आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा और इनकी तैयारी कर लीजिए। जितने भी लास्ट ईयर के जो पेपर हैं जिसमें 2 नंबर वाले प्रश्न जितने भी आए उन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से बनेंगे, 1 नंबर वाले भी क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं से बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला है कि इतिहास जानने के साधनों का वर्णन करना है आपको। तो इतिहास किस किन चीज़ों से हमें इतिहास का पता चलता है, तो देखिए पुरानी जो किताबें हैं, जो पत्थर वगैरह मिले हैं, जो स्तंभ वगैरह मिले हैं, तो इन सभी से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, तो इनके बारे में पढ़ना है। फिर है कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के औजारों की क्या विशेषताएं थी। देखिए पुरापाषाण काल में क्या थे, चौड़े पत्थर होते थे, पत्थरों के जो होते हथियार वगैरह बनाए जाते थे। मध्यपाषाण में क्या हुआ, थोड़ा सा उन्हें ठोक पीट के पहना ऐना किया। नवपाषाण में क्या है कि और चीज़ों की खोज हुई, तो उसके हिसाब से अलग पत्थर जो औजार थे वो और विकसित हुए नए नए। तो ऐसे करके इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक, धार्मिक और नगरीय व्यवस्थाओं के बारे में 3-3 पंक्तियाँ लिखनी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, धार्मिक का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आर्थिक का पता चल जाएगा, कैसे लोग व्यापार करते हैं, किस पे आधारित थे, व्यापारी थे ज़्यादा कि किसान थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में 3-3 पॉइंट लिखने, ज़्यादा नहीं लिखने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किससे संबंधित है, वर्णन कीजिए। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, त्रिरत्न जो भी हैं बौद्ध धम्म संघ, इनके बारे में लिखना है। जो अष्टांगिक मार्ग दिए थे इन्होंने, उनके बारे में लिखना है। तो थोड़ा सा वर्णन कर देना और इनको याद करना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग है और जो सत्य हैं वगैरह, तो ये वाला जो चैप्टर है ना थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र क्या है, मानचित्र का उपयोग बताइए। तो उपयोग आप सभी को पता है कि हम लोग दिशा वगैरह देखते हैं, कहीं जाना होता है, ये सब चीज़ें। तो मानचित्र के बारे में मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा रखा है भूगोल में, उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये भी काल्पनिक रेखाएं, देशांतर भी काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं होती हैं वो, उनकी संख्या होती है 179। जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी संख्या होती है 360, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख देना है आपको। अक्षांश रेखाओं में कौन सी आ जाती है, इक्वेटर लाइन जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी होती है अक्षांश रेखा, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख देना, थोड़े एग्जाम्पल लिख देना। ये देशांतर में 180 डिग्री देशांतर रेखा आ जाती है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं में कर्क रेखा आ जाती है, मकर रेखा आ जाती है। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, वर्णन कीजिए। तो देखिए महाद्वीप मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, वो वाला चैप्टर देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, इन श्रेणियों के नाम लिखते हुए हिमालय से होने वाले लाभ बताइए। तो हिमालय से होने वाले लाभ तो आपको पता है, कई सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, कई सारे फल वगैरह जो होते हैं वो हिमालय पर ही उगते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में लिख देना। श्रेणियों के नाम क्या है, शिवालिक श्रेणी है आपकी, उसके बारे में लिख देना थोड़ा सा। महान हिमालय, चलिए मैं ये पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। हिमालय और इसकी श्रेणियों के बारे में मैं पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं कैसे होते हैं, इनके बारे में आपको पूरा लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर यातायात के साधनों की अधिकता का कारण बताइए। तो यातायात के साधनों के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। तो इन सब के बारे में, और जैसे जैसे हम मॉडर्न हो रहे हैं उस हिसाब से भी साधनों की संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इनके बारे में थोड़े 2-3 रीजन आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ। अब जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट कर सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।